बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन का एहतजाज मुल्क गिर जो उनकी कॉल थी, आज हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे आ गए और PDM अब जलसे जुलूस के बाद मुजाहिरों की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है महंगाई के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है और कलअदम तंजीम जो है TLP वो भी एक लॉन्ग मार्च का प्लान करके बैठी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद हैं और जो सियासी फॉल और तोता लेके बैठने वाले लोग हैं वो एक बार फिर ये बातें कर रहे हैं कि पंजाब में सरकार जो बुज़दार की है उस पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। जबकि हमने देखा गुज़श्ता 3.5 साल से कई बार ये बात हुई और इमरान खान साहब जिस एक बात पे डटे रहे हैं वो ये है जी कि बुज़दार साहब ही CM पंजाब रहेंगे, वही वसीम अकरम प्लस हैं और उन्हीं की वजह से पंजाब जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में रहेगा और इक़्तिदार इमरान खान साहब के हाथ में रहेगा। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पे अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, बलूचिस्तान में हुकूमत गिरने की सूरत में हुकूमत के लिए और बिलखुसूस पंजाब के लिए क्या ख़तरात हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। हुकूमत के पास कोई प्लान है नहीं है, अगर प्लान है तो अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा, और अगर ये एहतजाज ये मुजाहिरे इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी, ये वो सवाल है जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, तारुफ करवाएंगे आपसे अपने मेहमानों का। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी एक बार फिर, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करें लाहौर से हसन खावर साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। हसन बहुत शुक्रिया, जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मैंने हमें कराची से ज्वाइन करें। मंदोखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जमातें इस वक्त जो अपोजिशन में हैं वो अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। जाफर साहब, ये मुजाहिरों की तरफ अब एहतजाज अगर आ रहा है तो हम ये समझें कि PDM जो है वो जलसे जुलूस के बाद के अगले मरहले पे आ गई है और इसके बाद हम देखेंगे कि धरना होता है, हड़तालें होती हैं, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सियासी जमातें हैं, सियासी कारकुन हैं, उनके पास एहतजाज के अलावा क्या चारा है? आप सवाल ये कीजिए कि लोगों की दरख्वास्त पे, लोगों के एहतजाज पे, लोगों की खुदकुशियाँ करने पे हुकूमत क्या कर रही है? देखें, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी ने ऐलान किया, मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वो रज़ा बाकर साहब को समझाएं। वो जो फरमा रहे हैं कि जी डॉलर ऊपर जाने से मईशत बहुत बेहतर हो रही है, क्या आप पूछें किसी ने समझाया? हम ये कह रहे हैं कि वो जो आपने कहा था, इनके वो जमशेद चीमा साहब अभी कैंडिडेट भी मान गए लाहौर से, उन्होंने फरमाया था अक्टूबर के एंड तक गारंटी दी थी कि चीनी और आटे की कीमतें हम कम करके दिखाएंगे। क्या आपने कम कर दी? यही हम मुतालबात कर रहे हैं ना। हम टोलियों में हैं, हम जत्थों में हैं, हम जो है वो बहुत बड़े रैलीज में हैं, हम जहाँ भी हैं, आवाज़ हमारी क्या है, हमारी दरख्वास्त क्या है कि भाई वो हमारी गंदम आपने चोरी करके बाहर भेज दी, आज मेरे लिए आटा लेना दुश्वार है। भाई मेरा मुफ्त इलाज, मेरे मुफ्त टेस्ट आपने पंजाब के अस्पतालों से गायब कर दिए, कहाँ किए? मेरी आपको लगता है मुजाहिरे करने से ये फैसले वापस होंगे या ये चीजें दुरुस्त हो सकती है? क्योंकि माजी में भी हमने ऐसे बहुत सारे मुजाहिरे देखे। नहीं, अगर आपने मुजाहिरे देखे हैं, जो सियासी जमातें अपना मंशूर बता के वोट लेके आती हैं, वो अपने उस मंशूर के ऊपर अमल करती हैं। नहीं अमल कर रही होती, मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल होती है तो वहाँ के अवाम एहतजाज करते हैं। अवाम एहतजाज कर रहे हैं। अब हुकूमत के कान पे जून नहीं रेंगती, उनको इससे सरोकार नहीं कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे क्या ज़बूं हाली है, हमारे हस्पतालों की क्या सूरत हाल है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतर कर पा रहे, ये उनसे पूछना है ना भाई। आप अवाम, ये हम तो मुतालबा लेके निकले हैं। ठीक है, मेरे अंदर ये शिक्कत है। आप ये जो मुतालबात बता रहे हैं कादर साहब, आपकी तो आज इसके अलावा भी एहतजाज है, शायद वो भी आपकी नज़र से नहीं जी मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, उसका मैंने जिक्र किया इब्तिदाई में, वापस उसकी तरफ भी आते हैं। मंदोखेल साहब, जो आपकी तो सिंध में अपनी हुकूमत है, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो चौधरी जाफर साहब जिधर इशारा कर रहे हैं वो तो खुद एक सूबाई हुकूमत के सब्जेक्ट्स हैं। आप जो एहतजाज कर रहे हैं वो आप किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी
मेरे ख्याल में बड़े अजीब गरीब सवाल किया आपने। इस वक्त सियासी पार्टी अगर एहतजाज कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम का प्रेशर है। आवाम का प्रेशर की वजह से वो कि हम असम्बली में आगे पीछे जो हमने एहतजाज का एक सिलसिला तय वो अब कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि ये फैसले अभी सड़कों पे होंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान नियाजी साहब की आप सारे तकारीर उठा के अब नई कोई बात नहीं करने वाले। जो उन्होंने बात कही थी वो वापस इनके ऊपर आ रही है कि अगर डॉलर जो है ना महंगा हो गया, मैं अगर IMF से लोन लूं तो मैं खुदकशी करूंगा। मैं इनको खुदकशी का वो नहीं मशवरा नहीं दूंगा, खुदकशी आराम है। मगर जब 10,000 अरब को वो रो रहे थे, आज उन्होंने 17,950 अरब अभी तक ये कर्ज IMF से ले चुके हैं। वो जो IMF से कोरोना की मद में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कोरोना की मद में जो खरबों रुपए मिले उसका शुमार नहीं है। उसके बाद फिर पेट्रोल के ऊपर आ जाए, जो पेट्रोल की बात की। लेकिन जो मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्त की बात को सेकंड करूंगा, एक ऐसे शख्स को उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया है जो कि मैं कहता हूँ बेवकूफों का IG है। वो जो बात करे वहां यूरोप पे पता नहीं उसकी कोई चाचे मामे होंगे उसको खुश करने के लिए, भाई वो भी खुश नहीं है। अब आज देख ले सर्वे मुख्तलिफ चैनल में जो यूरोप का जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्हें कहा पहले हम $1,000 बेचते थे, अब घर वाले 1,000 से काम नहीं हो रहा है उनका, महंगाई बढ़ गई है। और फिर आपको ये भी बता दूं कि अभी जो 2 दिन पहले माशी सर्वे आया जिसने कहा कि 98% आवाम ने कहा महंगाई से रो रहा है। अब मुझे बताओ उसके बाद कौन सा परसेंट रह जाता है? 2% ही रह जाता है। और उसी सर्वे में 53% लोगों ने कहा कि वजीर खजाना अब मुशीर खजाना है, वो गलत सिम पे जा रहा है। सिर्फ 13% लोगों ने कहा है, जो कि इनके वोटर होंगे कि ना, उन्होंने कहा सही चल रहा है। ठीक है, वो बेचारे क्या करेंगे, जाहिर बात है अवाम के सामने उन्हें झूठ बोलना ही पड़ता है। अब सवाल ये कि एक चीज जिसको मैं रहूं, अगर मैं खारजा पॉलिसी ले लूं, मैं दाखिला पॉलिसी ले लूं, मैं माशी पॉलिसी ले लूं। आज एक बड़ी अजीब खबर सुनने को आ रही कि पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान की अपने माशी टीम वहां भेजेगा। भाई उसका बेड़ागर नहीं करना, अपना तो कर चुके हैं, वहां मत भेजना किसी को। सवाल ये कि किस चीज को हम रोए, कौन सी बात ऐसी है जिसको हम खुश हो जाए। आपको मेरा सवाल अजीब लगा, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी वो ये तो सारी बातें एहतजाज में आपके सामने आ गई कि सिंध में आपकी अपनी हुकूमत है और गवर्नेंस के जो मसाइल हैं बहुत सारे, वो सारे सूबों में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी पीपल्स पार्टी वालों से पूछे अपने सूबे की गवर्नेंस का क्या हाल है। मैं तो उस बिहाफ पे आपको जवाब देने के लिए आप मुझे बताओ गवर्नेंस में क्या खराबी है, वो मुझे बता दे, मैं जवाब दे देता हूँ। चले मैं वापस आती हूँ। ठीक है, मैं जरा हसन को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। मैं पूछूंगी, आप बता दो मेरी सूबाई हुकूमत में क्या खराबी है, मुझे बताओ, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा आपके पास वापस आती हूँ। मैं जरा हसन को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। हसन साहब, जो 3 चीज़ें जिस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त कह लें कि जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आता है। एक तो एक बार फिर हो रही है बात कि बुज़दार साहब तब्दील हो रहे हैं और खान साहब पंजाब में मौजूद हैं। इस एक बात पे खान साहब डटे हुए हैं अगरचे 3.5 साल से। तो क्या कोई ऐसी बात है कि पंजाब में कोई तब्दीली आने वाली है? शुक्रिया जी, आपसे रिक्वेस्ट। आवाज नहीं आ रही हसन साहब की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी हसन साहब, मैंने कहा पहले मैं बात ये करूंगा कि हमारे मोहतरम भाई हैं कादिर मंदो खेल साहब, इन्होंने जो सवाल आपसे पूछा कि सिंध में क्या खराबी है, आप क्या बोले, आवाज में नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले ताकि मैं जवाब देने के काबिल रहूं। एक सेकंड जी, अब आपको बेहतर आवाज आ रही है? अब बेहतर है। यस, अच्छा ओके। मैंने कहा कि हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं कादिर मंदो खेल साहब, इन्होंने सवाल पूछा कि सिंध में क्या खराबी है। मैं तो तंजीला से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके सवाल का जवाब देने ना बैठ जाइएगा, वरना हमें बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। आप खराबियां जाएगा, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात कि जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ऑपोजिशन की आइडियोलॉजी तो खैर कोई नहीं थी, उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं हमारा दाव लग जाए। तो हर दूसरे रोज़ ये जो ख्वाब है ये सामने आता है। अगर किसी के ख्वाब देखने से उनके दिन अच्छे गुजरते हैं तो दिन गुजारने दें। पहले भी 3 साल गुजरे ख्वाब देख देख के,
2 साल और गुजार लें कि तंजीला आपको क्या एतराज है इनके ऐसे ख्वाब देखने पे? देखने दें इनको ख्वाब। लेकिन महंगाई तो है ना हसन, महंगाई तो आपके अपने जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उनके अदाद-ओ-शुमार को देखिए, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है हर एक चीज़ का, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई, IMF के शिकंजे में हम फंसे हुए हैं, FATF वाला हमारे से मैनेज नहीं हो रहा, तो हम कर क्या रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं हुकूमत, बेशक अपोजिशन ख्वाब देखती है, दिन में देखे रात में देखे, उनको तो जवाबदेह नहीं होना, जवाबदेह तो आपको होना है। आपका सवाल तो गुलजार साहब की हुकूमत के बारे में था ना। अगर महंगाई का आप सवाल पूछते तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, महंगाई तो एक हकीकत है, इस वक्त पूरी दुनिया एक महंगाई के लहर के नीचे है। ये आलमी लहर है, दुनिया का हर मुल्क इससे इस वक्त सफ़र कर रहा है। उसके अंदर मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, बाद में कर लेता हूँ, पहले अवाम की बात करते हैं, क्योंकि अवाम को इससे मुश्किल है। हमारी हुकूमत को अवाम के दर्द का पूरा एहसास है, और पूछने वाला सवाल ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो महंगाई के इस लहर का मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है, और मैं आपको उसका जवाब पहले दे देता हूँ, फिर अपने भाइयों से सवाल पूछ लेंगे। देखिए, महंगाई के कई पहलू होते हैं। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो महंगाई पे चीज़ असरअंदाज हो रही है वो आलमी मंडी में कीमतें हैं। तेल की कीमतें रिकॉर्ड पे हैं, गैस की कीमतें रिकॉर्ड पे हैं, कोयले की कीमतें रिकॉर्ड पे हैं। अब हम लोग कमोडिटी बाय कमोडिटी चल रहे हैं। पहली बात, हमने तेल की कीमत के अंदर जिस हद तक हो सकता था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम किया है, सेल्स टैक्स कम किया है। गंदम की कीमत जो है हमने उसको रिलीज़, उसकी पॉलिसी फ़िक्स की है, और अब हम 18,000 टन रोज़ की गंदम रिलीज़ कर रहे हैं। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अब जो आटे का थैला वो 1100 रुपये का है। चीनी के ऊपर हमारे कुछ हाथ बंधे हुए थे, लेकिन हमने चीनी दरामद की है। तकरीबन 47,000 टन जो है हम लिफ्ट कर चुके हैं, और चीनी की कीमत भी 110 से पहले 106 पे आई, अब नीचे आई, अब 100 से नीचे है। PBS का आज का डेटा है कि 92-93 रुपये का है। लेकिन देखें, इसमें 2-3 बातें हैं, क्योंकि आपने इसको अपोजिशन के एहतजाज से जोड़ा, तो ज़रूरी है कि ये बात की जाए, क्योंकि हमारे मोहतरम दोस्त PMLN से भी बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बैठे हैं। 2013 में जब डॉलर 100 रुपये का था तो तेल की कीमतें बढ़ी आलमी मंडी में, तो मुस्लिम लीग नून ने 113 रुपये का लीटर कर दिया लोकल मार्केट में, $1 13 के बराबर। ना तो उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना उन्होंने सेल्स टैक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज की कीमतों में हमारा तेल तो 80 सेंट का है, हम तो जिस हद तक हो सकते हैं हिट ले रहे हैं। दूसरी बात, कादिर खान मंदोखेल साहब बैठे हैं, इनकी हुकूमत है सिंध में, और मैं इस पर कोई सियासी ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, दरख्वास्त करना चाहता हूँ इनके थ्रू सिंध की हुकूमत को कि वीट को कंट्रोल करने में हमारा हाथ बटाएं। सिंध में आज भी 400 रुपये का फ़र्क है गंदम का, उनके पास गंदम के ज़खायर हैं, गंदम को रिलीज़ करें, वरना एक सूबे के अंदर अगर कीमत ज़्यादा होगी, प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो बॉर्डर एरियाज़ में जाता है। अच्छा, तो ये जो एहतजाज हो रहा है हसन, जरा जल्दी से मुझे इस पर कमेंट कर दिए, मैं आपके दोनों जो आपके कमेंट्स हैं उनका जवाब लेती हूँ दोनों पैनलिस्ट से। लेकिन जो एहतजाज, अब सारी जमातें आपके खिलाफ एहतजाज कह रही हैं, TLP भी एक लॉन्ग मार्च कर रही है, ज़ाहिर है उनके मुतालबात कुछ और हैं, लेकिन वो भी आपकी गवर्नेंस और आप किस तरीके से मैनेज करते हैं पॉलिटिकल चीज़ों को, और आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें उन फैसलों के ऊपर भी। तो ये एहतजाज कोई परेशानी वाली बात नहीं है हुकूमत के लिए? अच्छा, देखिए, TLP को इससे अलग रखें, क्योंकि जाहिर है कि वो एक और मसला है, सियासी एहतजाज एक और बात है। अगर ये पार्टियां अवाम के लिए एहतजाज कर रही होती तो इकट्ठे एहतजाज कर रही होती ना। इनका मसला ये है, ये अगर एक पेज पे नहीं है, ये तो सिर्फ सियासी तौर पे रेलेवेंट रहने के लिए ये बात कर रहे हैं और एक शोर मचा रहे हैं, महंगाई होने का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि अवाम को बहकाएं। अवाम तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये मुफादात की जंग है तंजीला, ये सियासत की जंग है, ये अवाम की जंग नहीं है। अच्छा, जरा रुकिए, यहाँ जरा रुकिए हसन। कादिर मंदोखेल साहब, आप लोग मुफादात के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, यकीनन ना मुफादात के लिए जंग लड़ रहे हैं। अवाम की मुफाद हमें अजीज है। अवाम की मुफाद के लिए अवाम के ऊपर जो महंगाई का एक तूफान खड़क किए है, उनके खिलाफ बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इनको माजी में ले चलता हूँ। उसने डॉलर शॉलर की बात की है। आपको याद है कि जब कोरोना है तो जो पेट्रोल की प्राइस थी वो दुनिया में 0 बल्कि माइनस में चली गई, और इनकी अरस्तू से जब वो मीडिया ने पूछा कि भाई आप दुनिया में तो 0 पे चली गई, आप फिर वही 120 रुपए 125 रुपए पेट्रोल क्यों दे रहे हैं, या 100 से ऊपर,
तो कहने लगा हम चूंकि पहले ही पेमेंट कर चुके इस वजह से हम कम नहीं कर सकते। उसके बाद मजीद खेप भी आ गया, मगर पेट्रोल आज तक कम नहीं हुआ। फिर मैं इनको, मेरे दो पीटीआई के दोस्त को तर्जमान है, उनको मैं याद दिलाऊं कि पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में $147 पर बैरल था और हम दे रहे थे 106 रुपए में। ये भी जरा बता दे, थोड़ा कंजूसी ना करे अपनी बातों में। ये पीपल्स पार्टी ने 106 में दी, जबकि 147 इनकी अभी इस वक्त जो है ना $81 पर बैरल चल रहा है। तो 81 और 147 और रेट में हम 106 में दे रहे थे, ये 138.5 पे इस वक्त चल रहा है कराची में। दूसरी बात जो गंदम की उन्हें बात की है, इन्होंने गंदम जो है ना वो सिंध अपने गंदम रिलीज कर चुके हैं, चूंकि इनके बॉर्डर, इनके कस्टम बिल्कुल थर्ड क्लास है। कस्टम जैसा कोरोना कस्टम के जरिए आया था वो नहीं रोक सकते बलूचिस्तान के जरिए, इसी तरह ये आटा अफगानिस्तान ये खुद स्मगल, इनके लोग स्मगल कर रहे थे, अफगानिस्तान भेज दिए और अभी भी जा रहा है। इस वजह से इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। ठीक है, जाफर साहब के पास बहुत सारे, ठीक है जाफर साहब के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जी जी, पूरे हिंदुस्तान के चालिया, गुटका, ये सारे चीज बलूचिस्तान के रास्ते कराची आ रहा है, और कराची से पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। इनके कस्टम इंटेलिजेंस में बार बार इनकी निशानदी कर चुका हूँ, कंप्लेन कर चुका हूँ, मजाले को। तो आटा कैसे रोकेगा? ठीक है, आगे बात आपकी मंदोखेल साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जाफर साहब आपकी तरफ सबसे पहले मैं आऊंगी क्योंकि आपके पास काफी बातें हैं, आई नो। इन सारी बातों के जवाब में ब्रेक, हमारे साथ रहिए जी। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जाफर साहब, आपने हसन साहब की भी सारी बातें सुनी हैं, मंदोखेल साहब की भी। अब वक्त कितना सा रह गया कि अब आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब पिछले कई दिनों से मुसलसल की बात कह रहे हैं कि जब तक ये हुकूमत है हालात सही नहीं होंगे, जबकि आप लोगों ने खुद ही ये फैसला किया था कि कंटिन्यूटी जो है वही हल है हमारे मसाइल की, कि हम कंटिन्यूटी इस सिस्टम की रहने दें। देखें, दोनों चीज़ें अपनी जगह 100% दुरुस्त हैं। जमहूरी रवैया है कि जो हुकूमतें अपने मंशूर के ऊपर अमल नहीं कर पाती, जो किए हुए अवाम से वादे नहीं पूरे कर पाती, जो अपनी कैबिनेट नहीं सेट कर पा रहे, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं दुरुस्त कर पा रहे, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। रजा बाकर जिसको बहुत बड़ा ये अरस्तू अफलातून समझ के लाए थे बैंककारी का, वो हाथ खड़े करके बैठ गया। वज़ीर ख़जाना 3 चले गए। फिर और क्या चाहते हैं ये? और 10 साल चाहते हैं? भाई आपको एक पीरियड, आप 6 माह में, 7 माह में, 1 साल में, 2 साल में कहीं अपनी चीजें तरतीब दे के दुरुस्त करके उसके बाद कुछ डिलीवर करना शुरू करें। अवाम ने तो उनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया जी। अवाम ही आज मुतालबा कर रही है कि भाई अगर आप इस कुर्सी से चिपटे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई एक वादा पूरा नहीं, तो बड़ा जमहूरी रवैया है। और ये वजीर आजम के पास इख्तियार है कि वो आए और कहे भी मैं आई एम फेल टू मेक माई कैबिनेट, मैं अपनी कबीना सेट नहीं कर सका, मैं अपने वादे पूरे नहीं कर सका। नया ये बरतानिया के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 3 दफा नहीं इंतखाबात हुए और नए वजीर आजम आ गए, नई हुकूमत आ गई, नए लोग आ गए। उन्होंने अपनी, जिस तरह लोगों ने जिन्हें मैंडेट दिया, मैंडेट किस लिए दिया था? लोगों ने ही दिया था। आज सड़कों पे कौन है? लोग ही हैं। आप बताइए, इस कमरे के अंदर हम 4-5 लोग हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए क्या इनकी जिंदगी 2017 में आसान थी या आज आसान है? और अगर एक हुकूमत वक्त आम आदमी से रोटी का निवाला भी छीन ले। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि महंगाई के कई पहलू हैं, अब हमें ये पहलू समझाएंगे। पहले एक ही पहलू था कि हुक्मरान चोर होते हैं, इसके अलावा कोई पहलू नहीं हमने सुना 2018 से पहले। अब ये कह रहे हैं जी बैन अल-क़वामी सतह पे महंगाई हो गई है। भाई पहले तो आप हमें सिखाते और पढ़ाते पाकिस्तान का थे, आज आप हमें, क्या बैन अल-क़वामी सतह पे किसी मुल्क ने यूं किया कि अपना जखीरा गंदम का बेच दिया? अब जरा बैन अल-क़वामी सतह पे ये भी देख लें कि बरतानिया में रहने वाला एक शख्स अगर दिहाड़ी में 1 घंटा काम करता है, वो गालबन को 7-8 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। इसी तरह फ्रांस वाला 14 लीटर खरीद सकता है। इसी तरह अमारात में आ जाए, वो कोई 5-6 लीटर खरीद सकेगा। आप बताइए कि यहाँ जो एक दिहाड़ीदार है जो 500-600 रुपया दिहाड़ी का लेता है, वो कितना पेट्रोल 1 घंटे की मजदूरी से, अगर ये बैन अल-क़वामी सतह की चीजों की बात करते हैं ना, तो जरा ये भी देखें ना कि वहां लोगों की तनख्वाहें क्या है, पर कैपिटा इनकम। ये मिसाल दे रहे थे कि हमने ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे लगाया, तब पर कैपिटा इनकम जो है डॉलरों में पाकिस्तान में ज्यादा थी और डॉलर के निस्बत पाकिस्तानी रुपए की कदर भी ज्यादा थी। साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा
आपने देखा होगा क्रिटिसिज्म आया अक्रॉस द बोर्ड, बहुत सारे लोगों को उनके बयान की समझ भी नहीं आई। आपको अगर समझ आई है तो बताइए कि क्या कहना चाह रहे थे वो। देखिए बात तंजीला ये है कि हम लोग करते क्या है कि मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं किसी बंदे की एक बात उठाई और आइसोलेटेड उसको पकड़ के बैशिंग शुरू कर दी। पॉलिसी की बात करनी चाहिए। पॉलिसी ये है कि डीवैल्यूएशन क्यों करनी पड़ी, ये अगर आप बात पूछना चाहती हैं तो आपको बता देते हैं। IMF जब PMLN की हुकूमत आई, ये IMF के पास गए, IMF की वजह से इनको भी टाइटनिंग करनी पड़ी। 3 साल इन्होंने बेल्ट टाइट की। IMF के दरवाजे से निकलने की देर थी कि इन्होंने खजानों के मुंह खोल दिया। इन्होंने कहा इलेक्शन आ रहा है, छोड़ो ज़र मुबादला के ज़खायर, अगली हुकूमत जाने और उसका काम जाने और उड़ाओ ये पैसे, अवाम को बेवकूफ़ बनाओ ताकि डी वैल्यू ना होने दो। मेरे बड़े हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, इनसे पूछ लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर किस लेवल पे ये छोड़ के गए थे, हमारे किस लेवल पे हैं। हमारे पास क्या ये चॉइस नहीं, हमारे पास क्या ये चॉइस नहीं है कि हम भी खजानों के मुंह खोल दें और डॉलर जनाब धड़ाधड़ जो है मार्केट में फ्लोट करें और नीचे आ जाए। अगर ये शॉर्ट टर्म गेम करनी है, अगर पॉलिटिकली लोगों को बेवकूफ बनाना है, अगर आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं करनी तो बड़ी आसानी है। लेकिन अगर आम आदमी पिसता रहेगा तो कितने अरसे तक वेट करेगा आम आदमी हसन? अभी यही सवाल हो रहा था ना कि 5 साल का आपका मैंडेट है। खान साहब खुद ही कहते थे 90 दिन में मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, 100 दिन में ठीक कर दूंगा, 200 दिन में कर दूंगा। उनकी स्टेटमेंट देखते जाएं कब की है और उसके बाद उसके ये देखते जाएं कि उन्होंने उसके बाद खजानों के साथ किया क्या। आप 2013 की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद जरा 2015-16 के बाद जो शुरू हुआ, मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अगर डॉलर की बात करनी है तो आप रिजर्व्स के नंबर देख लें, अगर सब्सिडी की बात करनी है तो सब्सिडी का साइज आज देख लें और डेट टू GDP रेशो देख लें, इनके दौर में देख लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात करें डॉलरों में, फिर लोकल रेट की बात करें रुपयों में, फिर डॉलर की बात करें तो आप तेल पे चले जाएं और तेल की बात करें तो ज़र मुबादला के ज़खायर पे चले जाएं। एक इकोनॉमी हम सब बिल्कुल जी हाथ जोड़ के वापस सिर्फ गंदम पे आ जाते हैं। सानू कणक सस्ती कर दो है, देखो छड़ दो तेल, छड़ दो डॉलर, रजा बाकर साहब नूं भी मर्जी करन दो, रोटी दे दो सस्ती, बस इहदे ते गल कर दो। कणक किन्ने बेची? चौधरी साहब बसदे एहतराम मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई गंदम किसने एक्सपोर्ट की? हसन साहब सिर्फ एक सवाल, गंदम इस मुल्क से बाहर किसने भेजी? लेट हिम स्पीक जी। हजूर आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप पंजाब से आज 1100 रुपए के थैले का हिसाब तो मांग रहे हैं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब से जहाँ 1500 रुपए की सिंध में गंदम है और पिछले कई साल से हुकूमत है, उससे हिसाब नहीं मांग रहे। आज मैं आपको एक और बात तंजीला बताता हूँ, आपने गवर्नेंस की बात की, आज मैं सुबह नहीं बताएंगे गंदम का हसन साहब, गंदम का भाई एक्सपोर्ट क्यों की इतना बता दें। मेरी सस्ती गंदम बाहर क्यों भेजी? डॉलर की तो नहीं बात की, ना तेल की बात की है। अच्छा हसन को बात पूरी करें। कादर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप बोलिएगा जी। हसन एक जुमला आप मुकम्मल कर लें अपना, मैं उधर जाऊँ। कादर साहब तो परेशान है कि सिंध पे बात ना आ जाए। मैं इनकी बात का चौधरी साहब की बात का जवाब दे देता हूँ, आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए बात ये है, हमारे पास तंजीला रिजर्व्स का कोई इशू नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स है। हम 18,000 टन रोज की गंदम रिलीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 22-23 हजार टन पे ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी, मैं मसले पे आती हूँ, जरा कादर साहब बात कर लें, कुछ कहना चाह रहे हैं जी कादर साहब। तंजीला, मैं सीधे सादा बाब में PhD हूँ, मीडिया लॉज में सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मगर मैं आवाम की जबान में बात करूँ, इनकी तरह शेख चली वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। जब एक गरीब आदमी राशन की दुकान में जाएगा तो पूछेगा घी कितने का है, चीनी कितने का है, आटा कितने का है, साबुन कितने का है। इनको ये GDP कितना, 5-8 मुस्लिम लीग नून छोड़ के गए थे, इनकी अरस्तों ने क्या किया। फिर उसके बाद आप आइए, ये रिजर्व की बातें लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोग तो राशन की दुकान में जाने वाले वो पूछ रहे हैं, और फिर महंगाई आपकी ये हाल है कि ये खुद मान रहे, बड़े दड़ले से मान रहे, मगर हल कुछ नहीं है उनके पास। इनसे सिर्फ बातें कराओ। लेकिन मंदोखेल साहब एक जुमला जो आखिरी में आप तीनों से ही पूछूंगी वो ये कि ये मुजाहरे करने से क्या होगा, क्या हदफ अब इस वक्त अपोजिशन के सामने है, हुकूमत को आप घर भेजेंगे, क्या करेंगे?
ना आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए हैं, ना इस वक्त इकोनॉमी ऐसी सूरत हाल में है कि कोई भी आगे इस मुल्क को संभाल सके। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि जो उन्होंने झूठ बोला था कंटेनर पे चढ़ के, हम उनको वो गैरत याद दिला रहे कि आपने कुछ वादे किए थे जो कि आएगी नहीं उनको, लेकिन उनको शर्म याद दिलाएंगे कि आपने क्या कहा था। उनको डायलॉग याद दिलाएंगे कि आपने आवाम से क्या वादे किए। आपने कहा कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया तो छोड़िए, अपने पुराने का भी बेड़ा गर्क करके छोड़िए। आज आप कैमरा लेके चले और इस साहब को लेके चले और जरा गलियों में बाजार में चले मेरे साथ, कितनी गालियां पड़ेगी। 98% लोग चीख रहे हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? सही जाफर साहब, क्या हदफ क्या है? हदफ इनको शर्म दिलाना है और इनको इनके किए हुए वादे याद दिलाना है, और ये बताना है कि एक जमहूरी तरीका ये भी है कि अगर आप नहीं काम कर पा रहे तो इस्तीफा दीजिए, असेंबलियां डिसॉल्व कीजिए। वो कह रहे हैं हमारे पास हमारे सारे मसले तो ठीक हैं, कोई ऐसा मसला है नहीं। नहीं, उनके सारे ठीक हैं, मुझे उनके मसलों की फिक्र नहीं है। उनके तो गंदम वालों ने भी जेब भर ली, चीनी वालों ने भर ली, दवाई वालों ने भर ली, तेल वालों ने भर ली, अपना गैस मंगाने वालों ने जेब भर ली, प्रॉपर्टी माफिया ने भर ली, एमएनसी दे दी, सबकी जेबें भर दी। वो भर के अपने अपने, बात तो हम अपनी कर रहे हैं जो इस मुल्क में बसते हैं। उनके चहीते तो कहते हैं कि रजा बाकर साहब फरमा रहे हैं जी डॉलर महंगा हो रहा है, देखें 90। चलो वो कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को छोड़ें, पॉलिसी की बात तो और किसकी? गवर्नर स्टेट बैंक एक आईनी ओहदा है, आप कैसे करते हैं? एक ड्यूल नेशनल आदमी को पहली बात है ला के बिठा दिया, गद्दारी नहीं है? और फिर उसकी स्टेटमेंट को छोड़ दें। उसकी स्टेटमेंट से तंजीला पूरे मुल्क का कारोबार जो है उसका बट्टा बैठता है। कैसे छोड़ दें उसकी स्टेटमेंट को? बाकिर साहब इतनी अहम शख्सियत और उनको बड़े शौक से हम लेके आए। एक तो ये कि उनकी स्टेटमेंट को इररिलेवेंट करार देके सारी चीजें हो नहीं सकती। दूसरा ये कि महंगाई को खत्म करने के लिए कर क्या रहे हैं आप लोग, या कम करने के लिए, या कंट्रोल करने के लिए? अच्छा देखिए, पहले बाकर साहब पे भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए बात यह है, बाकर साहब की 3 साल की परफॉर्मेंस उनको साइड पे करके ना, हमने बस एक स्टेटमेंट पकड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको कोट करके बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक इशू ये छोड़े। ये देखिए ये रेलेवेंट बातें हैं, अच्छा नहीं लगता। पूछ लें कि 13.25% सूद पे हॉट मनी जो लेके आए वो क्यों से चाहते थे जिनको नवाजा है? अगले दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पूछा गया कि उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने बाहर से पैसा सस्ता लेके यहाँ पे 13.25 पे आके सूद लेके मुनाफा कमा के चले गए हैं। रजा बाकर साहब फरमाते हैं ये कौमी राज है, बता दें ये उनका कारनामा है। अभी 6.6% पे डॉलर लेके रख रहे हैं। अच्छा, वो किसका कारनामा चला जाएगा? हसन बात नहीं कर सकेंगे जी। हसन हॉट मनी पे भी प्रोग्राम करेंगे। अभी तो आपको महंगाई पे ये बता दूं कि हुकूमत जो है, जो मैंने सुबह हुकूमतें जो काम करी उसको अभी हम बाद में बात करते हैं। बाकी हुकूमत एक टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रही है और उसको हम एहसास प्रोग्राम का जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है उसके थ्रू टारगेट करेंगे। कितने लोग हैं जरा बता दें, मुल्क में कितने लोग हैं वो उस पे जल्द से जल्द आसानी पैदा हो, उसके लिए रिलीफ हो। एक मैं आखिर में बात कहना चाहूँगा कि मुझे मंदोखेल साहब और चौधरी जाफर साहब की एक बात सुन के बड़ी खुशी हुई, और वो ये है कि अब पूरे मुल्क का सियासी बयानिया सिर्फ और इनका अपना कोई रिफॉर्म कोई प्रोग्राम नहीं रहा। इनकी सारी बातें अब इमरान खान साहब के टिकट घूमती हैं कि उन्होंने 2013 में क्या कहा, 16 में क्या कहा। बात है भट्टा जो इमरान खान ने मुल्क का बिठाया। हसन साहब जिस शख्स ने मुल्क का भट्टा बिठाया उसकी बात ना करें, उससे हिसाब ना मांगे। किससे मांगे हिसाब? आपका कहने का मतलब है कि इमरान खान से ना मांगे, उसके मास्टर से मांगे, बाजवा साहब और फैज साहब से हिसाब मांगे। भाई हुकूमत में आप हैं। लेट हिम स्पीक जी। नहीं तो इमरान खान से नहीं और किससे हिसाब मांगेंगे? मैं ये पूछने लगी थी कि जाहिर है जो हुक्मरान है उन्हीं को जवाबदेही करनी होती है। हसन आप तो ये जानते हैं। तंजीला सवाल तो 10,000 पूछे जवाब देंगे, लेकिन जब आप उनसे उनके रिफॉर्म के बारे में पूछती हैं, आपने सिंध में क्या किया, तो वो कहते हैं इमरान खान। आप कहते हैं जी नून में क्या है, उन्होंने कहा जी इमरान खान। हर सवाल का जवाब तो नहीं कहा भाई, हमने पावर शॉर्टेज खत्म की, अच्छा ठीक है, दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने बजट बढ़ाया, हमने मुल्क को रिलीफ दिया, हमने सारे काम करके दिखाए। अच्छा ठीक है हसन, एक आखिरी जो बात मैं आपसे पूछ रही थी, आपने टीएलपी का कहा था कि बाद में उस पर बात कर लेते हैं। आपको लगता है हुकूमत पंजाब जो अभी कमेटी बनी, खान साहब आए तो ही कमेटी बनी, पहले बना देते, इंतजार क्यों करते हैं सिचुएशन खराब होने का? नहीं, खान साहब देखें, नहीं कमेटी बनी हुई थी, डायलॉग जारी था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जाहिर है कि हमारी कोशिश ये थी कि तशद्दुद से काम ना हो, हमें कोई फोर्स यूज ना करनी पड़े, डायलॉग से काम हो। ये चीज़ें डायलॉग से होने वाली हैं। देखिए जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ना उन लोगों का, वो तो पूरी कौम का है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हर पाकिस्तानी की है, हर मुसलमान की है। इस प्रोग्राम में चौधरी जाफर साहब भी ये बात करेंगे, मंदो खेल साहब भी ये करेंगे, मैं भी ये करूँगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये चीज़ें डायलॉग से हल होने वाली हैं। अगर कोई पुरअमन मुजाहरा करना चाहता तो जाहिर है कि उसकी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो हुकूमत ने तो फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करनी पड़ेगी अगर नौबत वहाँ पे आती है। और लेकिन ये है कि मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि शायद डायलॉग से कुछ ना कुछ मामला फहमी हो जाए और बात सुलझ जाए। जी 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 ये तो मुकाफात अमल है टीएलपी का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 3-4 रुकन ने सूबाई असम्बली खवातीन जो है अगवा करके रखा है और अदम एतमाद को नाकाम बनने के लिए आज असम्बली में हमने शोर भी मचाया था। बीजेपी मंडल वालों ने पीपल्स पार्टी, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है कादर मदो खेल से मैंने डिस्कस करना था अदम एतमाद का क्या इंपैक्ट होना है पंजाब पे, लेकिन जाफर साहब जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए आप इसके। पंजाब हुकूमत के कोई बस में नहीं है, ना पिछली दफ़ा इनके बस में था। कोई खलाई मखलूक उनसे मुज़ाकरात भी करती है, वही सड़कों पे लाती है, वही ले जाती है, वही उनमें पैसे बांटते हैं। आज उन्हीं के गले ये सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, हसन खावर और कादर मदो खेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। सियासी सिनेरियो यही है, चैलेंज हुकूमत के लिए काफ़ी हैं, उनकी हैंडलिंग क्या होगी आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूरी है। और ये जो बिलखुसूस ये कालादम तंजीम का मामला है, ये पाकिस्तान की रियासत को बार बार जो चैलेंज करने वाले अनासर हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत अहम होता है। तो अब देखना ये कि अब इस वक्त हुकूमत इसको कैसे मैनेज करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।